स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभी विजन में। आज हम सभी क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम लोगों को द कोल्ड वॉर एरा पढ़ना है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। यह इस टॉपिक पर वीडियो पार्ट 4 होगा हमारा। इससे पहले की 3 वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल अभी विजन पर अपलोड कर दी है। यदि आप सभी उन तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन तीनों वीडियो को देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए, तभी आप कोल्ड वॉर एरा में घट रही महत्वपूर्ण घटनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शीत युद्ध के दौर में यूएसए और यूएसएसआर दोनों अपनी पावर को बढ़ाने में लगे हुए रहते हैं और इसी के कारण से वे बहुत सारे परमाणु हथियार जमा कर लेते हैं। तो कुछ समय बाद उन लोगों को लगता है कि युद्ध की स्थिति की संभावना बन सकती है। तो युद्ध की स्थिति को रोकने के लिए उन लोगों ने अपने परमाणु हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों राष्ट्र यूएसए और यूएसएसआर दोनों में से कोई नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, क्योंकि युद्ध किसी भी राष्ट्र के लिए लाभदायक नहीं होता है, वो जहाँ तक कि हानिकारक ही होता है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूएसए और यूएसएसआर ने कुछ एक परमाणविक और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला करता है और दोनों महाशक्तियों ने यह फैसला किया कि शस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है और उसमें अस्थायी संतुलन लाया जा सकता है। अर्थात दोनों महाशक्तियां आपस में मिलकर यह फैसला करती हैं कि हम लोग अपने परमाणु हथियारों को सीमित करेंगे और कुछ परमाणु हथियारों को समाप्त भी करेंगे, है ना। तो इसके कारण वे आपस में बहुत सारी संधियां करती हैं और आपस में बहुत सारे समझौते करते हैं। तो वो कौन कौन से संधि हैं, वो कौन कौन से समझौते हैं जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में किया जाता है, आज उन्हीं के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो जो फर्स्ट संधि है उसे हम पीटीबीटी या एलटीबीटी के नाम से जानते हैं। पीटीबीटी या एलटीबीटी। तो पीटीबीटी का फुल फॉर्म होता है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, इसी को हम लोग एलटीबीटी के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो दो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी और लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, ये एक ही संधि के नाम है। हिंदी में इसे सीमित या आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इस संधि के अंतर्गत मुख्य बातें क्या है। तो देखिए, वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाले इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन तथा यूएसएसआर, अमेरिका, ब्रिटेन तथा यूएसएसआर ने मॉस्को में, कहाँ पे? मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर करते हैं। ये 3 कंट्री, अमेरिका, ब्रिटेन और यूएसएसआर, ये 3 कंट्री मिलकर मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर करते हैं। किस संधि पर? पीटीबीटी या एलटीबीटी इसको कह सकते हैं। ओके, सेकेंड है, यह संधि शस्त्र नियंत्रण की दिशा में किए गए अब तक के प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण कदम था। यह संधि शस्त्र नियंत्रण की दिशा में किए गए अब तक के प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण कदम इसे माना जाता है। थर्ड पॉइंट है, इस संधि द्वारा यह निश्चित किया गया कि इसके पक्षकार राष्ट्र, मतलब जो भी इस संधि के पक्षकार राष्ट्र हैं, वो अपने अधिकार क्षेत्र या नियंत्रणाधीन किसी भी जगह पर परमाणु विस्फोट करने, उसे प्रोत्साहित करने या किसी भी प्रकार से उसके क्रियान्वयन में भाग लेने से दूर रहेंगे। तो इस संधि के अंतर्गत जो इसके पक्षकार राष्ट्र थे, जो इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे या जो करेंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएसएसआर पहली बार इस संधि पर हस्ताक्षर करते हैं 5 अगस्त 1963 को। उन्होंने यह प्रण लिया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र या नियंत्रणाधीन किसी भी जगह पर परमाणु विस्फोट करने या उसे प्रोत्साहित करने या किसी भी प्रकार से उसके क्रियान्वयन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में भाग लेने से दूर रहेंगे। ओके,
भाग लेने से दूर रहेंगे। अर्थात इस संधि में कहा गया कि वे इस प्रकार के किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, लेकिन इस संधि में कुछ त्रुटियां विद्यमान थी, लेकिन इस संधि में कुछ खामियां थी, जैसे कि इसमें भूमिगत विस्फोट पर रोक नहीं लगाई गई थी। इसमें भूमिगत विस्फोट पर रोक नहीं लगाई गई थी। इट प्रोहिबिटेड ऑल टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एक्सेप्ट अंडरग्राउंड टेस्टिंग। इसने न्यूक्लियर वेपन्स के सभी टेस्ट को प्रोहिबिट कर दिया था, मतलब उसका प्रतिषेध कर दिया था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एक्सेप्ट सिवाय किसके सिवाय? अंडरग्राउंड टेस्टिंग को छोड़कर इस संधि ने सभी न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्टिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। ओके, तो इसकी जो खामियां थी वो यही थी कि इसने अंडरग्राउंड टेस्टिंग पर इसने प्रतिबंध नहीं लगाया। इसकी सबसे बड़ी खामी यह थी कि इसने अंडरग्राउंड टेस्टिंग पर प्रतिबंध नहीं लगाया। ओके, इस संधि की एक और खामी यह थी कि इस संधि के द्वारा परमाणु अस्त्रों की बिक्री पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, है ना। इस संधि के द्वारा परमाणु अस्त्रों की, न्यूक्लियर वेपन्स की बिक्री पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। जो अस्त्र शस्त्र बेचे जा रहे थे उस पर भी इसने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। ओके, और यह संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हो जाती है। तो ये डेट आप याद रखिएगा कि यह कब प्रभावी होती है? 10 अक्टूबर 1963 से। साथ ही साथ क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो ये भी ध्यान रखेंगे कि पीटीबीटी या एलटीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी या लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। और इस संधि पर जो हस्ताक्षर करने वाले देश हैं शुरुआत में वो अमेरिका, ब्रिटेन तथा यूएसएसआर हैं। मॉस्को में हस्ताक्षर करते हैं। कब किया जाता है हस्ताक्षर? 5 अगस्त 1963 को। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ इस संधि की मुख्य बातों को आप ध्यान में रखेंगे कि इस संधि में क्या कहा गया, और इसकी खामियों को भी ध्यान में रखेंगे कि इसने सभी टेस्टिंग पर, सभी न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्टिंग पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, सिवाय अंडरग्राउंड टेस्टिंग को छोड़कर। ओके, अंडरग्राउंड टेस्टिंग को छोड़कर इसने सभी न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्टिंग पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। और यह संधि जो है वो 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हो जाती है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है उसका नाम है परमाणु अप्रसार संधि। दैट मीन्स कि इसके इंग्लिश में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। परमाणु अप्रसार संधि को हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के नाम से जानते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म है एनपीटी। एनपीटी के नाम से इसे जानते हैं शॉर्ट रूप में। तो इसकी मुख्य बातें क्या है? देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों की न्यूक्लियर वेपन्स अर्थात परमाणु हथियारों, एटॉमिक वेपन्स इसे कहा जा सकता है, रखने की अनुमति देता है, और बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकती है। कौन सी संधि? एनपीटी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे हर एक पॉइंट पर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए केवल उन देशों को परमाणु शक्ति संपन्न देश माना गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्रियों का निर्माण और परमाणु परीक्षण व परमाणु विस्फोट किया हो। अर्थात इस संधि के अंतर्गत ये कहा गया कि जिन राष्ट्रों ने 1 जनवरी 1967 से पहले अपना परमाणु टेस्ट किया है, उन्हीं राष्ट्रों को हम परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र का दर्जा देंगे, और जिन्होंने 1 जनवरी 1967 के बाद अपना परमाणु टेस्ट किया है, अर्थात परमाणु परीक्षण किया है, न्यूक्लियर टेस्ट किया है, उन्हें हम परमाणु विहीन राष्ट्र की दर्जा देंगे। ओके,
जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, परमाणु परीक्षण कर लिया है, उन्हें परमाणु शक्ति से संपन्न देश माना जाएगा। और जिन्होंने 1 जनवरी 1967 के बाद अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया है, उन्हें परमाणु विहीन राष्ट्र की संज्ञा दी जाएगी। इस संधि की मुख्य बातें यही थी। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इस परिभाषा के अंतर्गत 5 देशों अमेरिका, सोवियत संघ दैट इज यूएसएसआर, बाद में यह रसिया में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन को परमाणु शक्ति से संपन्न माना गया। और इस परिभाषा के अनुसार 5 देशों को अमेरिका दैट मीन्स यूएसए, सोवियत संघ यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को परमाणु शक्ति से संपन्न देश माना गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना न्यूक्लियर टेस्ट 1 जनवरी 1967 से पहले किया था। तो देखिए यहां पे मैंने कुछ डेट मेंशन कर रखे हैं कि कौन से राष्ट्र कब अपना न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। देखिए यूएसए अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है 16 जुलाई 1945 को। सेकेंड है यूएसएसआर, अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है 29 सितंबर 1949 को। थर्ड है यूके अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है 3 अक्टूबर 1952 को। फ्रांस जो है वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है 13 फरवरी 1960 को। चाइना जो है वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है 16 अक्टूबर 1964 को। इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करता है 11 मई 1974 को। और पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है 28 मई 1998 को। और नॉर्थ कोरिया जो है वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है 9 अक्टूबर 2006 को। तो आप यहाँ पे देखिए कि यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना, कौन कौन से देश? यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो 1 जनवरी 1967 से पहले किया है। और इसीलिए इन 5 देशों को परमाणु शक्ति से संपन्न देश माना गया। किसके अकॉर्डिंग? एनपीटी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? एनपीटी के अकॉर्डिंग इन 5 देशों को परमाणु शक्ति से संपन्न देश माना गया, क्योंकि इन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले अपना परमाणु परीक्षण किया है। बाकी ये जो देश हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ये जो देश हैं, इन्होंने 1 जनवरी 1967 के बाद अपना परमाणु परीक्षण किया है, इसलिए इन्हें एनपीटी के अकॉर्डिंग परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं माना गया। ओके, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और इसीलिए इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया को एनपीटी के तहत न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1 जनवरी 1967 के बाद अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ओके, इस संधि पर 1 जुलाई 1968 पर वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए। इस संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? इस संधि पर 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर होते हैं। ओके, और यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हो जाती है। यह संधि कब इफेक्टिव होती है? 5 मार्च 1970 से। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एनपीटी के अकॉर्डिंग कौन से 5 देशों को परमाणु शक्ति से संपन्न देश माना गया। तो इन नामों को आप याद रखिएगा, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना को। ओके, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को एनपीटी के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर वेपन स्टेट अर्थात परमाणु शक्ति से संपन्न देश नहीं माना गया। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि यह संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में इस संधि पर हस्ताक्षर होती है। और यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हो जाती है। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इस संधि को 1995 में
अनियत काल के लिए, अनियत काल के लिए मतलब अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है। ओके, और इस संधि के मुख्य प्रावधान क्या है? इस संधि के मुख्य प्रावधान, प्रमुख प्रावधान क्या है? तो देखिए, इस संधि के जो प्रमुख प्रावधान है उनमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र परमाणु हथियार विहीन राष्ट्रों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की सहायता नहीं करेंगे। अर्थात इस संधि में यह कहा गया कि जो भी परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र हैं, अर्थात जो भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट अर्थात परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु शस्त्र या अस्त्र प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट प्रावधान क्या है? इस संधि की नेक्स्ट जो सेकेंड प्रावधान है वो ये है कि संधि को स्वीकार करने वाले परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र परमाणु हथियार बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि इस संधि को जो भी राष्ट्र एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र ही क्यों ना हो, वो परमाणु हथियार बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। अर्थात जो नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्री है वो किसी भी परमाणु हथियार को बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करेंगे, परमाणु परीक्षण नहीं कर सकेंगे इस संधि में हस्ताक्षर करने के बाद। ओके, थर्ड जो प्रावधान लाया गया इस संधि के अंतर्गत वो है हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र, यानी जो भी इस संधि पर सिग्नेचर करेंगे, हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का अधिकार होगा। लेकिन इस संधि में यह कहा गया कि जो भी इस संधि के मेंबर बनेंगे, जो भी इस संधि के ऊपर साइन करेंगे, जो भी इस ट्रीटी के ऊपर साइन करेंगे, उस ट्रीटी के जो मेंबर हैं वो परमाणु ऊर्जा का अर्थात न्यूक्लियर एनर्जी का शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का उन्हें राइट्स दिया गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है परमाणु अस्त्रों के परीक्षण पर रोक लगाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। और इस संधि में यह भी कहा गया कि परमाणु अस्त्रों के परीक्षण पर रोक लगाने के लिए, उन्हें रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए, एक इंटरनेशनल कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया जाए। ओके, तो इस संधि की मुख्य प्रावधान यही थे। तो आप सभी ध्यान रखेंगे। देखिए, यहां पर एक बात आपको और ध्यान में रखना है कि इस संधि पर बहुत सारे देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन भारत, पाकिस्तान जैसे अनेक राष्ट्रों ने आज तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। क्या कारण है, क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि इन देशों का मानना है कि परमाणु अप्रसार संधि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों का परमाणु शक्ति पर एकाधिकार कायम रखने के एक उपकरण की तरह है। इन राष्ट्रों का क्या मानना है कि यह जो संधि है एनपीटी, यह परमाणु संपन्न राष्ट्रों का परमाणु शक्ति पर एकाधिकार कायम रखने का एक उपकरण है, और इस संधि द्वारा परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों को नाभिकीय हथियार समाप्त करने की कोई योजना नहीं है। ये वास्तव में न्यूक्लियर वेपन्स को समाप्त नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपना एकाधिकार कायम करना चाहता है ना। और वे यह नहीं चाहते हैं कि जो भी राष्ट्र अभी तक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए हैं, वो ये नहीं चाहते, जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं वो ये नहीं चाहते कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, और वो भी जो है परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र बन जाए, है ना। बल्कि इसका उद्देश्य सिर्फ परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों को परमाणु हथियार बनाने एवं उसके विस्फोट को रोकना है। इसमें कहा जा रहा है कि जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं इस संधि के माध्यम से सिर्फ परमाणु शक्ति पर एकाधिकार कायम करना चाहता है, और उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वो परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों को परमाणु हथियार बनाने एवं उसके विस्फोट को रोकना चाहते हैं। और इस प्रकार से यह संधि क्या है, भेदभावपूर्ण है। यह संधि क्या है, भेदभावपूर्ण है, डिस्क्रिमिनेटरी है। ओके, और इन देशों का यह भी मानना है कि यह संधि अपूर्ण है। कैसे अपूर्ण है? क्योंकि इसमें सिर्फ नाभिकीय हथियारों के प्रसार को रोकने की बात की गई है,
मतलब इसमें आर्म्स कंट्रोल की बात की गई है, डिसआर्मामेंट की बात नहीं की गई है, निशस्त्रीकरण की बात नहीं की गई है, हथियारों को पूर्ण रूप से समाप्त करने की बात नहीं की गई है। लेकिन अन्य परंपरागत शस्त्रास्त्रों का उत्पादन रोकने या उसे सीमित करने का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। देखिए यही बात किया जा रहा है कि इन देशों का यह भी मानना है, इंडिया और पाकिस्तान जैसे देशों का यह मानना है कि यह संधि अपूर्ण है, क्योंकि इसमें सिर्फ नाभिकीय हथियारों के प्रसार को रोकने की बात की जा रही है कि न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को रोकना है, उसे पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करना है। और परंपरागत शस्त्रों को उत्पादन को रोकने और उन्हें सीमित करने का कोई प्रावधान इसमें नहीं किया जाता है। ओके, तो एनपीटी जो है वो डिसआर्मामेंट की बात नहीं करता, अर्थात निशस्त्रीकरण की बात नहीं करता। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि हथियारों को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना। तो एनपीटी सिर्फ आर्म्स कंट्रोल की बात करता है, अर्थात शस्त्रों को नियंत्रण एवं सीमित करने की बात करता है, लेकिन एनपीटी डिसआर्मामेंट की बात नहीं करता। इसीलिए एनपीटी के संदर्भ में कहा जाता है दोस्तों कि एनपीटी बेसिकली एक आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है, अर्थात शस्त्र नियंत्रण की ट्रीटी है, शस्त्र नियंत्रण की संधि है। तो इसीलिए यहां कहा जा रहा है कि एनपीटी डिसआर्मामेंट की बात नहीं करता, यह एक आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है, शस्त्र नियंत्रण संधि है। और एनपीटी का मकसद सिर्फ यही थी कि न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को रोका जाए, उसके प्रसार को रोका जाए, उसके स्प्रेड को रोका जाए। ओके, अतः इंडिया ने यह भी कहा कि एनपीटी डिसआर्मामेंट की बात नहीं करता, और यदि इंडिया एनपीटी पे साइन भी कर देता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया से न्यूक्लियर वेपन एंड हो जाएगा। और जब ये मकसद पूरा होगा ही नहीं तो इंडिया इस पर साइन क्यों करने जाए? क्योंकि एनपीटी डिस्क्रिमिनेटरी है, अतः यह दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एनपीटी क्या है? एक भेदभावपूर्ण संधि है, इसीलिए यह दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है। फर्स्ट है न्यूक्लियर वेपन स्टेट और सेकेंड है नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। एक परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र और दूसरा जो परमाणु शक्ति से विहीन राष्ट्र है, जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। ओके, इसलिए एनपीटी पे साइन करना इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। कैसे? उसके राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। एनपीटी पे साइन करना इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि यदि इंडिया एनपीटी पे साइन कर देती है तो वो कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाता और वो अपनी सुरक्षा को कभी भी इंश्योर नहीं कर पाता, अपनी सुरक्षा को कभी भी सुनिश्चित नहीं कर पाता। और एक राष्ट्र का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय हित क्या होता है? अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इसीलिए यहां कहा जा रहा है कि यदि इंडिया एनपीटी पे साइन करता है तो वह इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। ओके, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी है उसका नाम है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी फर्स्ट, जिसे हम साल्ट फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसे हिंदी में कहा जाता है सामरिक शस्त्रास्त्र परिसीमन संधि फर्स्ट, और यह 1972 से संबंध है। ठीक है, 1972 के अंतर्गत इसे लाया जाता है। तो देखिए इसकी मुख्य बात क्या है। देखिए, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता का पहला चरण सन 1969 के, दैट मीन्स कि 1969 के नवंबर में आरंभ हुआ, और सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव और अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने मॉस्को में 26 मई 1972 को निम्नलिखित समझौते पर दस्तखत किए। अर्थात यह जो संधि है वो 1972 में साइन की जाती है, 26 मई 1972 में। 26 मई 1972 को इसको साइन किया जाता है। किसके किसके बीच साइन होता है? दो कंट्री के बीच, यूएसएसआर और यूएसए। यूएसएसआर के नेता लियोनिड ब्रेजनेव और अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने मॉस्को में इस संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। तो देखिए इसकी जो इस संधि के अंतर्गत जो मुख्य समझौते होते हैं उनमें फर्स्ट है परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि। फर्स्ट क्या है? परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि,
जिसको हम लोग शॉर्ट में ABM ट्रीटी के नाम से जानते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है ABM का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। क्या फुल फॉर्म होता है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। तो देखिए, इसमें यह कहा जाता है कि इस संधि के अंतर्गत, इस फर्स्ट समझौते के अंतर्गत यह कहा जाता है कि द USA एंड सोवियत यूनियन डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट यूज द बैलिस्टिक मिसाइल्स। इस समझौते में USA और सोवियत यूनियन जो है वो डिसाइड करते हैं, आपस में निर्णय लेते हैं कि वे किसी भी प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल का यूज नहीं करेंगे। ओके, वो किसी भी प्रकार के प्रक्षेपास्त्र का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो समझौता है वो है सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन के बारे में अंतरिम समझौता। ओके, तो इसमें यह कहा जाता है कि द सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एग्रीड टू फ्रीज इन द नंबर ऑफ इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBMs एंड सबमेरिन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स SLBMs। अर्थात इस समझौते के द्वारा यह निर्णय लिए गए कि 1 जुलाई 1972 के बाद, इस समझौते के द्वारा, दूसरा जो समझौता होता है, इस समझौते के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि 1 जुलाई 1972 के बाद न तो अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण किया जाएगा और न ही प्रक्षेपास्त्र युक्त आधुनिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों को इंग्लिश में हम लोग इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, और इसका शॉर्ट फॉर्म है ICBMs, और प्रक्षेपास्त्र युक्त आधुनिक पनडुब्बियों को इंग्लिश में हम लोग सबमेरिन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स के नाम से जानते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SLBMs, है ना। तो इस दूसरे समझौते के अनुसार USA और USSR यह निर्णय लेते हैं कि 1 जुलाई 1972 के बाद ना तो ये किसी भी प्रकार के अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण करेंगे और ना ही प्रक्षेपास्त्र युक्त पनडुब्बियों का निर्माण करेंगे। ओके, और यह जो संधि है, दैट मीन्स कि जो साल्ट फर्स्ट है, ये 3 अक्टूबर 1972 से प्रभावी हो जाती है। 3 अक्टूबर 1972 से अफेक्टिव हो जाती है, फोर्स में आ जाती है। ओके, तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इसके बाद आती है स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी 2, साल्ट 2, जिसे हिंदी में सामरिक शस्त्रास्त्र परिसीमन संधि के नाम से जाना जाता है, और यह 1979 के अंतर्गत लाई जाती है। देखिए, वार्ता का दूसरा चरण सन 1972 के नवंबर महीने में शुरू हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव ने वियना में, कहाँ पे? वियना में 18 जून 1979 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन से संबंधित इस संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। दैट मीन्स कि साल 2 को कब लाया जाता है? 1979 के अंतर्गत लाया जाता है, और इस संधि पर USA और USSR मिलकर हस्ताक्षर करते हैं। USA के राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव ने वियना में 18 जून 1979 को इस संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है इस संधि के अंतर्गत वो ये है कि 1985 तक की अवधि वाले इस समझौते द्वारा अमेरिका व सोवियत संघ अपने सामरिक शस्त्रों तथा प्रक्षेपास्त्रों के भंडार में कमी करने का निर्णय किया, तथा दोनों ने अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों, दैट मीन्स की इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की संख्या घटाकर 1981 तक 2400 तक तथा 1989 तक 2200 करने पर सहमत हो गए। नेक्स्ट जो ट्रीटी है उसका नाम है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। इसका नाम क्या है? इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। हिंदी में इसे मध्यम दूरी मारक परमाणु प्रक्षेपास्त्र संधि के नाम से जाना जाता है। मध्यम दूरी मारक परमाणु प्रक्षेपास्त्र संधि। देखिए, इस संधि की मुख्य बातों को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 8 दिसंबर 1987 को जेनेवा में
अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा हस्ताक्षरित मध्यम दूरी मारक परमाणु प्रक्षेपास्त्र संधि शस्त्र नियंत्रण की दिशा में, दैट मीन्स कि ये भी एक आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है कि दिशा में उठाया गया यह सबसे प्रगतिशील एवं रचनात्मक कदम है। और इस पर साइन कब किया जाता है? 8 दिसंबर 1987 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, किसके बीच? अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव, इन दोनों नेताओं के द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर की जाती है 1987 के अंतर्गत। इस संधि के तहत अमेरिका व सोवियत संघ ने 500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर की दूरी तक भूमि से भूमि पर मार करने वाली सभी परमाणु प्रक्षेपास्त्रों को 3 साल के भीतर नष्ट करने का निर्णय लेते हैं। ओके, तो डेट को आप ध्यान में रखिएगा कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी 1987 के अंतर्गत लाई जाती है। ओके, और इसका जो शॉर्ट नेम है, इसे शॉर्ट नेम में INF कहकर भी पुकारा जाता है। INF ट्रीटी के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ओके, इसी का फुल फॉर्म है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी है उसका नाम है स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिसे हम स्टार्ट फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। स्टार्ट फर्स्ट का ही फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिसे हिंदी में सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण या कटौती संधि फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके फुल फॉर्म को भी आप ध्यान में रखेंगे, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यह जो संधि है वो साइन की जाती है 1991 में और इसे पारित किया जाता है 1994 में। ओके, साइंड इन 1991 एंड रेटिफाइड इन 1994। तो देखिए, परमाणु शस्त्रों की कटौती की दिशा में स्टार्ट संधि का ऐतिहासिक महत्व है। कैसे ऐतिहासिक महत्व है? देखिए, 31 जुलाई 1991 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर और सोवियत संघ के राष्ट्रपिता मिखाइल गोर्बाचेव के मध्य संपन्न इस संधि में हजारों नाभिकीय प्रक्षेपास्त्रों को खत्म करने का निर्णय लिया जाता है। इसीलिए यह संधि का, दैट मीन्स कि स्टार्ट संधि का ऐतिहासिक महत्व है। ओके, इस पर साइन कब किया जाता है? 31 जुलाई 1991 को यूएसए और यूएसएसआर के बीच यूएसए के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर रहते हैं और सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के मध्य इस संधि पर साइन किया जाता है। और इस संधि पर साइन करके उन्होंने हजारों नाभिकीय प्रक्षेपास्त्रों को खत्म करने का निर्णय लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है, वास्तव में यह संधि दोनों देशों के बीच 9 साल तक चली गंभीर वार्ता का परिणाम रहता है। इसके द्वारा सोवियत संघ के परमाणु भंडार में 35% तथा अमेरिकी परमाणु भंडार में 28% कटौती हुई है। फलतः दोनों देशों के परमाणु हथियारों की संख्या उतनी ही हो जाएगी जितनी कि 1982 में वार्ता शुरू होने के समय थे। इस संधि के क्रियान्वयन के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ के पास मात्र 6000 परमाणु हथियार ही बचे रहेंगे। दोनों देशों के पास अंतर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों और क्रूज प्रक्षेपास्त्रों की संख्या घटकर मात्र 1600 रह जाएगी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ ध्यान में रखेंगे कि इस संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया, इसे रेटिफाई कब किया गया और किन 2 कंट्री मिलकर इस संधि पर हस्ताक्षर करते हैं और किन 2 प्रमुख नेताओं ने मिलकर इस संधि पर हस्ताक्षर की। इन बातों को सिर्फ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी ट्रीटी है उसका नाम है स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिसे स्टार्ट 2 के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसे सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण या कटौती संधि के नाम से भी जानते हैं। और यह जो संधि है वो कभी फोर्स में नहीं आती है। ये जो संधि है वो कभी भी फोर्स में नहीं आती है, इस बात को आप पहले ही ध्यान में रखेंगे। और यह जो स्टार्ट 2 है वो एक बायलैटरल एग्रीमेंट है, दैट मीन्स कि द्विपक्षीय समझौता है यूएस और रसिया के बीच। ओके, देखिए क्यों यहाँ पर यूएसएसआर का नाम हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यूएसएसआर का विघटन हो जाता है 1991 के दौरान।
ओके, 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो जाता है और यह जो संधि है इस पर हस्ताक्षर की जाती है 1993 में। इस संधि का संबंध 1993 से है। ओके, तो 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में बनता है रसिया। उसके उत्तराधिकारी के रूप में क्या आता है? रसिया। ओके, तो यूएसएसआर का जो स्थान है वो रसिया ग्रहण कर लेता है। इसीलिए मैंने आपको यह बताया कि यह जो संधि है वो यूएसए और रसिया के बीच साइन की जाती है। नेक्स्ट है, देखिए, इस संधि में सामरिक रूप से घातक हथियारों को सीमित करने और उनकी संख्या में कमी करने से संबंधित इस संधि पर रूस के जो राष्ट्रपति रहते हैं बोरिस येल्त्सिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने 3 जनवरी 1993 को इस संधि पर हस्ताक्षर करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि इस संधि पर हस्ताक्षर कब की जाती है? 1993 में यूएस और रसिया के बीच इस संधि पर हस्ताक्षर की जाती है। यूएस के राष्ट्रपति जो है वो जॉर्ज बुश सीनियर रहते हैं और रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन मिलकर इस संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। ओके, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैंने अब तक जितने भी ट्रीटी का जिक्र किया है उनको उतना ही पढ़ना है, लेकिन मैंने इसमें एक और ट्रीटी को मेंशन किया है जिसका नाम है कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे हम लोग CTBT के नाम से जानते हैं। तो वो भी जो 12th क्लास के स्टूडेंट है वो भी इस ट्रीटी के बारे में जान ले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है। इसे हिंदी में समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि के नाम से जाना जाता है और इसे 1996 के अंतर्गत लाया जाता है। ओके, CTBT का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ओके, तो इस संधि की मुख्य बातें क्या है? देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, परमाणु अप्रसार संधि द्वारा अपेक्षित सफलताएं नहीं मिलने पर पृथ्वी को नाभिकीय आयुधों के खतरे से मुक्त कराने के लिए एक नई संधि का प्रारूप प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई है। अर्थात NPT सक्सेस नहीं कर पाता है, इसीलिए CTBT को लाया जाता है। इस संधि के क्रियान्वयन के पश्चात नए परमाणु आयुधों का मतलब यहाँ हथियारों से ही है, परमाणु शस्त्र या अस्त्र से ही है। इस संधि के क्रियान्वयन के पश्चात नए परमाणु शस्त्रों का निर्माण नहीं होगा और विश्व में परमाणु अप्रसार संधि स्वतः लागू हो जाएगी। दैट मीन्स कि अपने आप लागू हो जाएगी। इसकी दूसरी प्रमुख बात यह है, इस संधि की दूसरी प्रमुख बात यह है कि इसमें परमाणु आयुधों के संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के विकास पर रोक लग जाएगी। ओके, तो CTBT की ये मुख्य बातें हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि CTBT को लाया जाता है 1996 के अंतर्गत और दुर्भाग्यवश भारत जैसे विकासशील देशों के विरोध के कारण इस संधि को भी अब तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका है। भारत जैसे विकासशील देशों के विरोध के कारण इस संधि को भी अब तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका है। इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इन देशों का कहना है कि यह संधि भी भेदभावपूर्ण है, यह संधि भी डिस्क्रिमिनेटरी है तथा महाशक्तियों का एकाधिकार स्थापित करने वाली है, क्योंकि इसमें महाशक्तियों के परमाणु आयुधों के विशाल भंडार को समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। अर्थात इस संधि में महाशक्तियों के न्यूक्लियर वेपन्स को समाप्त करने की बात नहीं की गई है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं लाया गया है और उन्हें कभी भी इस संधि से अलग हटने का अधिकार दे दिया गया है। दैट मीन्स कि इस ट्रीटी में यह प्रोविजन रखा जाता है कि जो न्यूक्लियर वेपन कंट्री हैं वो कभी भी इस संधि से अलग हो सकते हैं, जो कि एक अन्यायपूर्ण है। जो क्या है? अन्यायपूर्ण है। वस्तुतः इस संधि की वर्तमान त्रुटियों को दूर करके ही निशस्त्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है और जब तक CTBT के इन त्रुटियों को दूर नहीं करेंगे कि यह जो संधि है वो भेदभावपूर्ण है सभी के लिए, जब तक इसे समान नहीं बनाया जाएगा, जब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं लाया जाएगा जिससे सभी देश मिलकर इस पर हस्ताक्षर कर दे, तब तक इस संधि को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ओके, तो आइए इसके अभी तक हमने क्या सीखा इसके समरी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हमने PTBT या LTBT की बात की, जिसे 5 अगस्त
1963 को साइन किया जाता है यूएस, यूएसएसआर और यूके, ये 3 कंट्री मिलकर पीटीबीटी या एलटीबीटी पर हस्ताक्षर करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो संधि है वो 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हो जाती है। एनपीटी पर साइन किया जाता है 1 जुलाई 1968 को और यह प्रभावी होती है 5 मार्च 1970 को। साल फर्स्ट जो है इस संधि पर यूएसए और यूएसएसआर मिलकर संधि करते हैं, यूएसए और यूएसएसआर मिलकर साइन करते हैं। और साइन कब किया जाता है? 26 मई 1972 को। और यह जो संधि है वो 3 अक्टूबर 1972 से प्रभावी हो जाती है। साल 2 जो है इसे भी यूएसए और यूएसएसआर मिलकर इस संधि पर साइन करते हैं 18 जून 1979 को। तो डेट आप याद रखेंगे, डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आईएनएफ जो है, आईएनएफ जो ट्रीटी है उसको साइन की जाती है यूएसए और यूएसएसआर के बीच। साइन कब की जाती है? 8 दिसंबर 1987 को। स्टार्ट फर्स्ट जो है उसको साइन की जाती है यूएसए और यूएसएसआर देशों ने मिलकर इस संधि पर साइन की। कब साइन की जाती है? 31 जुलाई 1991 को इस संधि पर साइन की जाती है और इसे रेटिफाइड किया जाता है 1994 में। स्टार्ट 2 पर जो साइन करने वाले कंट्री हैं वो उनका नाम है रसिया और यूएसए और इसे साइन किया जाता है 3 जनवरी 1993 को। लेकिन यह जो स्टार्ट 2 है ये ट्रीटी कभी भी फोर्स में नहीं आती है। उसके बाद सीटीबीटी को लाया जाता है क्योंकि एनपीटी सक्सेस नहीं हो पाता है, इसीलिए सीटीबीटी को लाया जाता है 1996 के अंतर्गत। लेकिन यह भी अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया है क्योंकि इसमें भी कुछ त्रुटियां विद्यमान होती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्जाम, पॉलिटिकल साइंस, 12th क्लास के एग्जाम और इंटरमीडिएट के एग्जाम या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।